ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी जो है, इसमें सबसे पहले तो मेन बुक में आ जा पेज नंबर 97 में। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? देख, एक तो रिलेटेड पार्टी वो होती है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइंड है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे फॉर एग्जांपल AS18 जिन कंपनीज पे लगता है, तो AS18 में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो रिलेटेड पार्टीज हो जाएगी। दूसरा होता है कि अगर मान ले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में या तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं या मिनिमल रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टीज की, तो कौन रिलेटेड पार्टीज हो सकता है? एक कोई भी ऐसा पर्सन या अदर एंटिटी जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है रिपोर्टिंग एंटिटी पर। तो रिपोर्टिंग एंटिटी वो है जिसकी ऑडिट हम कर रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन या एंटिटी जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है रिपोर्टिंग एंटिटी पर, या रिपोर्टिंग एंटिटी किसी और पर्सन या एंटिटी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, या दोनों एंटिटीज का जो है वो कॉमन कंट्रोल है। कॉमन कंट्रोल अब जैसे ओनरशिप की वजह से हो सकता है, फैमिली मेंबर्स ओनर्स है उसकी वजह से हो सकता है, या की मैनेजमेंट कॉमन है उसकी वजह से हो सकता है। रिलेटेड पार्टी में एक एक्सेप्शन है कि अगर मान ली कोई कॉमन कंट्रोल है स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट में नेशनल, लोकल और रीजनल गवर्नमेंट्स भी आती है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का ऐसे 550 में। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो तरीके से डिफाइंड है। पहला तो अगर मान ले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई भी ऐसी रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई भी रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा? ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उसे RPRT की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। RPRT की अंडरस्टैंडिंग लेनी है दो चीजों के लिए, नहीं, RPRT की अंडरस्टैंडिंग लेनी है जिसकी वजह से वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर ले और वो कंक्लूड कर ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर रिव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और मिसलीड नहीं कर रहे हैं, इवन इफ ये रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शंस इसमें है। समझ गया बात? अंडरस्टैंडिंग लेगा RPRT की जिसकी वजह से वो कंक्लूड कर पाए कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब वो जिसकी वजह से वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिकॉग्नाइज कर ले और कंक्लूड कर ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर रहे हैं और मिसलीड नहीं कर रहे हैं, इवन इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और रिलेशनशिप्स इनमें इंक्लूडेड है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद भी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होने के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और मिसलीड नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया अगर FRF में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर FRF के हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो ये पहला तो होगा ही होगा इसका कि अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी उसको RPRT की और FRF फ्रॉड रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करने की और कंक्लूड करने की। उसके अलावा एक और है, उसके अलावा ये है कि उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे RPRT के रिलेशन में कि क्या वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई की गई है, क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर की गई है, क्या वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की गई है। अब यहां तक मेन बुक का काम खत्म होता है। अब तू आजा इसमें स्कैनर में पेज नंबर 58 पे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कौन से पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन के। तो रिलेटेड अगर मान ले ऑडिटर का को निकालना है, उसको ऐसा लगता है कि वो रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसको वेरीफाई करना है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट से उनको पता लग सकता है, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे उसको पता लग सकता है, कौन से सोर्सेज हैं जिससे पता लग सकता है कि रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है, वो देख लेना। कौन कौन से सोर्सेज हैं देख, पहले मैं बताता हूँ। 550 ये कहता है कि ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है जब भी वो कोई ऐसे रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर रहा हो जिसमें अरेंजमेंट्स, जो कि कोई ऐसे अरेंजमेंट से रिलेटेड है जिसमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शंस है और मैनेजमेंट ने उसको ना तो आइडेंटिफाई किया है ना ही उसको डिस्क्लोज किया गया ऑडिटर को। तो अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है तो उसे ध्यान में रखने हैं, मतलब अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वो इंस्पेक्ट कर रहा है ना तो उस टाइम उसको अलर्ट रहना है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 3 तरीके के तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। मान ले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है की मैनेजमेंट या TCWG के साथ, या मान ले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है विच इज नॉट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है रीनेगोशिएट के पर्पज से, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी। 3 तरीके के तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। और उसके बाद कई ऐसे हैं, जैसे मान ले इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, अगर मान ले कोई इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दी जा रही है तो वो हो गई, शेयर होल्डर्स रजिस्टर हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स हो गए, पेंशन प्लान हो गया। उसके बाद हो गया कोई प्रोफेशनल एडवाइजर से स्पेसिफिक इनवॉइसेस मिले, वो हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट हो गई, सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर कंपनी ने डिपॉजिट कराए तो वो हो गए, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस।
ठीक है, तो ये तो हो गए 12 तरीके के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मान ले ऑडिटर को कुछ अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन भी निकालनी पड़ेगी अगर उसको कोई लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किया गया है विच इज आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अभी जो हमने देखा था ना उसमें तो वो था कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो कि आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ऐसे कि अगर मान लो उसको कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस मिलते हैं विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको उसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और उसको चेक करना पड़ेगा क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। या मान ले अगर उसको उन ट्रांजेक्शन्स में भी अलर्ट रहना है कि अगर उसको जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स उसको लगते हैं और उसको लगता है कि कोई रिलेटेड पार्टी जो कि मुझे डिस्क्लोज नहीं की गई है मैनेजमेंट ने वो इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन वाले ट्रांजेक्शन्स हो गए, प्रीमाइसेस को लीज पे दिया है वो ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो उनमें भी उसको अलर्ट रहना है। और फाइनली वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन दो मेरे को कि भाई तुमने कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड किए हैं। तो ये हो गया एक नंबर ये वाला क्वेश्चन, ये अभी अब एग्जाम में आया हुआ है। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऑडिटर को क्या है, जैसे अगर उसको लगता है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है तो उसके लिए उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने के लिए जिससे वो आइडेंटिफाई करे कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है विच इज एसोसिएटेड विद द रिलेटेड पार्टीज, तो उसके लिए उसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और वो प्रोसीजर्स लगाने के बाद उसको जो रिजल्ट्स निकलेंगे ना उसके बाद उसको रिस्पॉन्सेज तैयार करने पड़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो हम 315 में पढ़ते ही हैं, उसमें देखते हैं ना हम कि इंक्वायरीज करेगा, ऑब्जर्वेशंस करेगा, उसी टाइप के। और रिस्पॉन्सेज जो डिजाइन करता है वो 330 में हम देखते हैं, तो उसी तरीके से करना है। तो जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएगा तो उसे दो काम करना है, उसको 3 चीजों की तो इंक्वायरीज करनी है मैनेजमेंट से और 3 चीजों के बारे में उसको कंट्रोल्स इवैल्यूएट करना है मैनेजमेंट की। 3 चीजों की इंक्वायरीज मैनेजमेंट से करेगा सबसे पहले जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएगा कि पहला क्या आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी एंड चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। आइडेंटिटी क्या है उन रिलेटेड पार्टीज की और प्रायर पीरियड से कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। सेकंड है रिलेशनशिप का नेचर क्या है, और थर्ड ये है ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है रिलेटेड पार्टी के साथ किस टाइप का ट्रांजेक्शन है ये और इसका पर्पस क्या है। तो आइडेंटिटी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, टाइप एंड पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेकंड चीज है ये 3 चीजों के बारे में कंट्रोल्स की नॉलेज लेगा। ये मेन बुक में दे रखा है हमें 98 पे, ये भी लिखना है तेरे को। वो चेक करेगा क्या एस्टैब्लिश कर रखा है क्या मैनेजमेंट ने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स 3 टाइप, उसमें 3 चीजें देखेगा। क्या आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज किया हुआ है मैनेजमेंट ने आरपीआरटी को क्या आइडेंटिफाई किया है, अकाउंट फॉर किया और डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस को ऑथराइज किया गया है और अप्रूव किया गया है। क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उनको ऑथराइज किया गया है, अप्रूव किया गया है। तो ये 3 चीजें कंट्रोल्स के बारे में चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीजर उसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब इसको जो उससे इसको पता लग गया कि यार ये रिलेटेड पार्टीज है और ये सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस किए गए हैं। अब ये रिस्पॉन्सेज किस तरीके से करेगा, तो 6 रिस्पॉन्सेज याद रखना है तेरे को। सबसे पहले अपने जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है ना उनको कम्युनिकेट करेगा कि यार देखो मैंने ये चीजें पता करी है तो तुम थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शंस में तुम्हें ध्यान थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को। फिर सेकंड मैनेजमेंट को इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि भैया तुमने क्यों नहीं कंट्रोल्स लगाए इन ट्रांजेक्शंस और रिलेशनशिप्स में, क्यों फेल हो गए तुम, कारण क्या है इन इंटरनल कंट्रोल फेलियर के इन ट्रांजेक्शंस रिलेटेड में। तो इंक्वायर करेगा एज टू व्हाई द एंटिटीज कंट्रोल आर फेल्ड इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। फिर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि यार तुम एक बार वापस से आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे सारे ट्रांजेक्शंस है ना रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। तो रिक्वेस्ट करेगा थर्ड में आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज। फोर्थ में सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट ने किया है ना उसमें सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। फिफ्थ में रिस्क को रिकंसिडर करेगा अदर और रिकंसिडर करेगा रिस्क के क्या अदर रिलेटेड पार्टीज भी एग्जिस्ट कर सकती है क्या। और सिक्स्थ में अगर मान ले मैनेजमेंट ने इंटेंशनली डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसका इवैल्यूएट करेगा कि क्या ऑडिट पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है। तो जो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है पहले तो वो लगाएगा इस क्वेश्चन में, पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाए, उसमें 3 इंक्वायरीज करेगा, 3 इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा। और उसके बाद जैसे उसने ये कर लिया तो उसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो रिस्पॉन्सेज किस तरीके से तैयार करेगा उन असेस्ड रिस्क को। तो उसमें 6 पॉइंट्स आ गए। कम्युनिकेशन, सेकंड है रीजंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फेलियर, थर्ड है रिक्वेस्ट, फोर्थ है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, फिफ्थ है रिकंसिडर द रिस्क और सिक्स्थ है इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट। अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना
कि भाई ऑडिट करते टाइम तुम्हें पता लगता है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और वो प्राइमा फेसा ही बायस्ड लग रहा है तुम्हें, तो उसमें ऑडिटर किस तरीके से इस चीज को डील करेगा। तो अगर मान ले ऑडिटर ने कुछ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, और ऑडिटर अब अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या क्या इवेल्युएट करेगा, वो 4 चीजें इवेल्युएट करेगा। क्या ये जो ट्रांजेक्शन किया गया है वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड है, पहली चीज। सेकंड चीज वो देखेगा क्या मैनेजमेंट, क्या कंपनी ने इसको अकाउंट फॉर किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और क्या नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है। थर्ड चीज वो देखेगा टर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस के जो टर्म्स है वो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ट्रांजेक्शन का बिजनेस रैशनली। तो ये 4 चीजें इवेल्युएट करेगा और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि अगर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आरपीटी बायस्ड है और ये आरपीआरटी जो है वो प्रिवेंट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो कंक्लूजन दे देगा कि आरपीआरटी बायस्ड है, आरपीआरटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रोक रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने से। तो ये हमारा हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ऐसे 550।